हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अभी बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, उनमें कहानियां हैं, किस्से हैं। लेकिन मैंने यह वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सके। अभी सुभाष चंद्र बोस को हमारे देश में उतना तवज्जो नहीं दिया गया एज ए फ्रीडम फाइटर जितना कि उनको इज्जत मिलना चाहिए था। अभी पिछले साल इनके जन्म दिवस को हमने पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। इस साल हमारे सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके योगदानों के लिए उचित सम्मान देने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। जैसे अभी हाल ही में यह न्यूज़ सामने आया था कि अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। उसके अलावा साथ में यह भी न्यूज़ में था कि किसी ज़माने में जहां किंग जॉर्ज की प्रतिमा हुआ करती थी इंडिया गेट के सामने, वहां अब नेताजी की एक विशालकाय प्रतिमा लगाई जाएगी। यह प्रतिमा अभी जब तक बन नहीं जाता है तब तक वहां होलोग्राम एक लगाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। आगे हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के निजी ज़िंदगी के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में होता है। कई लोग यह मानते हैं कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन नहीं, इनका जन्म कटक उड़ीसा में होता है। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो जाती है। इनकी मृत्यु के ऊपर कई सारे संदेह हैं, कई सारे विवाद हैं जिनकी की चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। कहा जाता है इनकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हुई थी। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। यह एक बहुत ही प्रभावशाली और सक्सेसफुल वकील थे और इनको अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। अंग्रेज़ों का यह काम था, वह उपाधि दिया करते रहते थे। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी एक ऑस्ट्रियन थी और इनका नाम इमली सेंकल था। इनसे इनकी एक बेटी भी हुई थी जिनका नाम इन्होंने अनीता बोस रखा था। अनीता बोस एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं। सुभाष चंद्र बोस यह बोला करते थे कि यदि आज विवेकानंद जीवित होते तो मैं आज उनके चरणों में होता। यह विवेकानंद से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। यह विवेकानंद को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में पूरा किया था। इन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट में अपनी डिग्री हासिल की थी। यह कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी पढ़ाई कर चुके थे। उसके बाद इनके माता पिता ने इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भेज दिया, जहां से इन्होंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। और यह इस परीक्षा में न सिर्फ पास होते हैं बल्कि यह चौथा रैंक लेके आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उसी समय भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इससे यह बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इतना ज़्यादा दुखी होते हैं कि यह अंग्रेज़ों के लिए काम करना उचित ही नहीं समझते हैं और इसलिए इन्होंने यह सर्विस छोड़ दी और यह इंडिया वापस लौट के आते हैं। और यह गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। और गांधी जी ने इन्हें सजेस्ट किया कि तुम देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करो। उनके कहने पर ही यह चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू करते हैं। बाद में उनके साथ काम करते करते यह चित्तरंजन दास को अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानने लगते हैं। चित्तरंजन दास वही थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे हम बात करते हैं इनके एक्टिव लाइफ के बारे में। 1924 में इन्हें कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सीईओ बनाया जाता है। इनकी मैनेजरियल स्किल बहुत ही शानदार थी, इसलिए ये इस पद पर इनको बैठाया गया था। 1925 में इनके नेशनलिस्ट एक्टिविटी के कारण इनको मंडाले जेल भेज दिया जाता है और फिर यह 1927 में ही वहाँ से रिलीज़ हो पाते हैं। 1930 में फिर से इन्हें कलकत्ता का मेयर नियुक्त किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनको कलकत्ता का मेयर नियुक्त किया गया तब भी यह जेल में ही थे। सुभाष कांग्रेस के एक युवा नेता थे और यह कांग्रेस के अन्य युवा नेता जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम कर रहे थे और यह दोनों नेता बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे अमॉन्ग द पीपल। सुभाष चंद्र बोस ने एडवोकेट किया कंप्लीट स्वराज और यह इस बात के भी पक्ष में थे
कि यदि आज़ादी पानी है तो हमें यदि बल का भी प्रयोग करना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना जाता है और एज कांग्रेस प्रेसिडेंट यह नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना करते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने इंडिया के ब्रॉड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाने का काम शुरू किया, लेकिन यह पॉलिसी गांधी जी के इकोनॉमिक थॉट से हार्मोनाइज नहीं हो रहा था। गांधी जी जोर देते थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे, और इसलिए जब यह 1939 में अगेन कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होके आते हैं तो इनको गांधी के सपोर्टर्स का विरोध झेलना पड़ता है और फाइनली यह कांग्रेस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। बोस की आइडियोलॉजी सोशलिज्म और लेफ्टिस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। यह 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो पहले मेंबर्स थे इन लोगों ने अपना प्लेज अपने खून से लिखा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यह समय आ जाता है 1939 और इस समय अंग्रेज भारत के नेताओं से बिना बातचीत किए भारत को भी इस युद्ध में घसीट लेते हैं। इस बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने प्रोटेस्ट किया और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज इन पर कड़ी नज़र बना के रखते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र से बचते हुए यह 1941 में जर्मनी भाग जाते हैं और इनका इंडिया से जर्मनी भागना भी अपने आप में कहानी थी। और यहाँ इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि नेताजी भारत से जर्मनी कैसे पहुँचे थे। यह पहले बर्धमान से दिल्ली के लिए एक ट्रेन लेते हैं और वहाँ से होते हुए ये पेशावर, काबुल, समरकंद, मॉस्को के रास्ते यह बर्लिन पहुँचते हैं। तो इनका यह स्केप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचकर वहां के चांसलर हिटलर से मिलते हैं। उन्हें यह उम्मीद होती है कि हिटलर उनकी मदद करेगा अगेंस्ट द ब्रिटिश टू गेन इंडिपेंडेंस, लेकिन इन्हें यहां निराशा हाथ लगती है और फिर यह 1943 में जर्मनी से वापस जापान लौट आते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस नाजी विचारधारा को सपोर्ट करते थे, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डेंसेस से हमें यह पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद भारत में सिर्फ डेमोक्रेसी को ही देखना चाहते थे, लेकिन यह भारत की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, चाहे वह हिंसा का रास्ता हो या फिर फासिस्ट लाइक मुसोलिनी या हिटलर से इनकी मुलाकात ही क्यों ना हो। इस तरह बीच में हम यह पाते हैं कि जापान इधर ब्रिटिश आर्मी को साउथ ईस्ट एशिया में हरा चुका था और इस हार के बाद जो भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया जाता है और यहीं पर रास बिहारी बोस जो कि पहले से जापान में मौजूद थे, उन्होंने इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर से एक इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और इस इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना में जनरल मोहन सिंह ने बहुत मदद की थी। जनरल मोहन सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर थे। बोस के जापान आ जाने से इंडियन नेशनल आर्मी में एक नई जान आ जाती है। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद यानी कि फ्री इंडिया के पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। यह गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी और इसके हेड सुभाष चंद्र बोस बनाए जाते हैं और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में था और इंडियन नेशनल आर्मी को इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का मिलिट्री बनाया जाता है। इस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के अपने करेंसी, पोस्टेज स्टैम्प, कोर्ट और सिविल कोड भी थे और इस सरकार को एक्सिस स्टेट्स द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। और यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में रास बिहारी बोस अपनी जापानी पत्नी के साथ दिख रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज की एक वीमेन रेजिमेंट भी थी और इसके कमांडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल थे और इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया था। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो जापानीज़ गवर्नमेंट को कभी भी भारत के दोस्त के रूप में नहीं देखते थे। इवन जापानियों द्वारा जो साउथ ईस्ट एशिया में
युद्ध किया गया था उसमें जो इन्होंने तबाही मचाई थी उसका यह विरोध भी करते थे। लेकिन नेताजी को यह भरोसा था कि विद द हेल्प ऑफ आज़ाद हिंद फौज और विद द सपोर्ट ऑफ जापान और एक भारत के अंदर खुद एक रिवॉल्ट की मदद से यह भारत में ब्रिटिश रूल का अंत कर सकते हैं। बोस अपने प्रभावशाली भाषणों के लिए जाना जाते थे। यह अपने फियरी स्पीचेस की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों में जोश भरा करते थे। यह एक इम्पॉर्टेंट इनका कोट है, इट इज़ ब्लड एलोन दैट कैन पे द प्राइस ऑफ फ्रीडम, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इंडियन नेशनल आर्मी की मदद से जापानीज आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर अटैक किया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भी अपना अधिकार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस अंडमान एंड निकोबार में जाके भारतीय तिरंगा झंडा फहराते हैं और इसलिए हाल के दिनों में हमारी सरकार ने अंडमान एंड निकोबार के एक आइलैंड रॉस आइलैंड का नाम बदलकर बोस आइलैंड कर दिया है। आगे हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बारे में, क्योंकि इस समय तक जापानियों की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हो चुकी थी और इंडियन नेशनल आर्मी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। सुभाष चंद्र बोस की मौत ऐसा माना जाता है 18 अगस्त 1945 को 3rd डिग्री बर्न की वजह से हो जाती है, जब यह ताइवान में उड़ान भर रहे थे और यहीं इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। हालांकि भारत में कुछ लोग इनकी मौत को नकारते हैं और इसको लेके कई सारे कमिटीज़ एंड कमीशंस भी बनाए जाते हैं। लाइक फिगेस रिपोर्ट 1946 में आता है, शाहनवाज कमेटी रिपोर्ट 1956 में एंड खोसला कमीशन की रिपोर्ट 1970 में आती है। और यह सारे ही कमिटीज़ एंड कमीशंस ने यह कंक्लूड किया कि हाँ, बोस की मौत ताइवान में प्लेन क्रैश में हो गई थी। लेकिन मुखर्जी कमीशन जो 2005 में बनाई जाती है, इसने बोला कि नहीं, यह प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि बोस आखिर उसमें मरे कैसे थे और क्या उनकी वास्तव में मौत हुई ही थी। आगे हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नाम से एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने 1920 से 1942 तक के इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हिस्ट्री लिखी थी। इस किताब को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, इसका नाम इन्होंने स्वराज रखा था। यह फॉरवर्ड न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे और इस फॉरवर्ड न्यूज़पेपर की शुरुआत चित्तरंजन दास ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स दिए थे, जैसे जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, दिल्ली चलो यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। भले ही सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच कई टकरार थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को हमारे देश के राष्ट्रपिता ने प्रिंस एमंग पैट्रियट कहा था और सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स कहा करते थे। तो दोस्तों, यह थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारे फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए एज एन इंडियन। तो यहीं पे मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पेशेंस बनाए रखने के लिए। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करें। जय हिंद।